Hello everyone. Today's topic is disasters and multiple casualty accidents. What is triage, emergency childbirth, overview about the sex education and pre-test. So what is a disaster? A disaster could be natural or man-made, maybe technological, and it results in hazard resulting in an event of substantial extent causing significant physical damage or destruction, लॉस ऑफ ड्रास्टिक लाइफ एंड चेंज टू द एनवायरनमेंट। तो डिज़ास्टर बहुत तरह के होते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं, बहुत तरह से वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, मल्टीपल लाइफ डेथ कॉज कर सकते हैं, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और डिज़ास्टर में कई तरह के इवेंट्स आते हैं जैसे कि अर्थक्वेक होना, फ्लडिंग होना, सुनामी आना, दीज ऑल आर टाइप ऑफ डिज़ास्टर। मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट, जब कोई डिज़ास्टर होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों की डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मोर देन 5 लोगों की डेथ हो जाती है या उन्हें बहुत सीवियर इंजरी हो जाती है, तो हम उसे मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स कहते हैं। मास कैजुअलिटी भी उसी टर्म्स को और ज़्यादा डिफाइन किया गया है। एक इवेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसे हम मास कैजुअलिटी कहते हैं। ये जनरली डिफेंस से रिलेटेड होती थी। जब डिफेंस के अंदर वॉर वगैरह होती थी तो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती थी और उस वक्त मास कैजुअलिटी उसको कहा जाता था। लेकिन अक्सर नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं या कोई भी और डिज़ास्टर होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की अगर डेथ हो जाती है या वो सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं तो हम उसे मास कैजुअलिटी कहते हैं। सो डिज़ास्टर एंड मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स दोनों एक साथ टर्म यूज़ हो सकते हैं क्योंकि जब कोई डिज़ास्टर होता है तभी बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे डिज़ास्टर होते हैं जैसे कि बाढ़ आ जाती है, आग लग सकती है जंगलों में, ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हो जाती हैं, कभी कभी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, क्रॉप जो है वो लार्ज नंबर पर डिस्ट्रक्ट हो सकती है। तो ऐसे टाइम में हमें फर्स्ट एड देना होता है और ऐसे ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें फर्स्ट एड की नॉलेज होती है या उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है। तो जब कोई डिज़ास्टर होता है तब हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एडर को कैसे बिहेव करना चाहिए, उसका एक्शन क्या होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकली सोच पाए, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर पाए और कंडीशन के अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। डिज़ास्टर से रिलेटेड उसके पास सारे पर्टिकुलर नेचर्स होने चाहिए, कौन सी साइट कितनी अफेक्ट हुई है, वहाँ का क्या डाटा है, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, उस साइट पर क्या सर्कमस्टेंसेस फ़िलहाल चल रहे हैं एट प्रेजेंट, वो कोऑर्डिनेट कर पाए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, उनसे परमिशन लेना, टाइम टू टाइम रिपोर्ट देना, लोकल एजेंसीज़ या अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये भी एक उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितनी व्हीकल्स हैं, कितना मेडिकल सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितने अवेलेबल हैं, कितने रिस्पॉन्डर्स हैं, कितने फर्स्ट एडर अवेलेबल हैं, मशीनरी इक्विपमेंट कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, डिज़ास्टर का रिलीफ कैसे किया जा सकता है, तो इसका पूरा रिकॉर्ड फर्स्ट एडर के पास होना चाहिए, उसको ये पूरा मेंटेन करना चाहिए और उसको एक इसका आइडिया होना चाहिए। सर्वे करना चाहिए सिचुएशन का, क्या वहाँ पर अभी भी प्रोबेबल रिस्क है, क्या उस जगह पर जाने से और हार्म पहुँच सकता है, तो उस सिचुएशन को एसेस करना आना चाहिए। कैजुअलिटीज़ को सर्वे करना चाहिए, कैजुअलिटीज़ की क्या कंडीशंस है, उनका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, नेसेसरी असिस्टेंस उन्हें कैसे मिल सकता है। तो ये सब फर्स्ट एडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी अथॉरिटी को, जो भी फर्स्ट एडर है वहाँ पर काम कर रहा है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जितने लोगों की डेथ हुई है, उससे जितना डाटा जनरेट हुआ है वो सारी रिपोर्ट उसको सबमिट करनी होगी। पूरा डिटेल रिव्यू देना होगा, जो भी रेड क्रॉस सोसाइटी है आपके लोकल प्रेमाइसिस में, उसका पूरा डाटा वहाँ पर सबमिट करना होगा। बहुत कामली डील करना होगा, सारी ड्यूटीज़ को अकम्प्लिश करना होगा। प्रॉपर ट्रेनिंग के अलावा इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो फर्स्ट एडर है उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग हो, मास एक्सीडेंट, मास कैजुअलिटी की पूरी ट्रेनिंग हो कि ऐसे वक्त में कैसे उस सिचुएशन को डील करना है और फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करना है।
कई सारी एजेंसीज़ होती हैं जो कि डिज़ास्टर में हेल्प करती हैं। इस तरह के बहुत सारी मेडिकल ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं जो एट द टाइम ऑफ वॉर है या कोई एक्सीडेंट है, अर्थक्वेक है या सुनामी है, उस टाइम पर किस तरह से इमरजेंसी कंडीशन को डील किया जाता है। तो बहुत सारे फर्स्ट एडर्स को इसकी ट्रेनिंग होती है और जब भी रिक्वायर्ड होता है तो वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। देन इमरजेंसी ट्रायज रिलेटेड टू डिज़ास्टर एंड मास कैजुअलिटी, ये भी इससे रिलेटेड टर्म है। ट्रायज का मतलब क्या होता है, जब हमको क्लासिफाई करना होता है लोगों को सर्टेन ग्रुप्स में, जैसे कि कोई डिज़ास्टर हुआ है, फ्लड की कंडीशन है किसी विलेज में और बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ पर कोलैप्स हो चुके हैं, अंदर दब चुके हैं, बिल्डिंग्स के अंदर दब चुके हैं, पानी में बह चुके हैं। तो हो सकता है कई उसमें सीवियर इंजर हो, कईयों की डेथ हो चुकी हो, किसी को हो सकता है माइनर इंजरी हो। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिक्वायरमेंट हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और जनरली वो सिंबलाइज होता है कलर से, जैसे कि रेड, ग्रीन या येलो से, और उसी के अकॉर्डिंग उसको वो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि ऐसे टाइम पर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम होती है, तो उसको एप्रोप्रिएट यूज़ करने के लिए हम पेशेंट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी उसी के हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं, ताकि जो लोग ज़्यादा इंजर्ड हैं, जिनकी कंडीशन सीवियर है, उनको जल्दी से ठीक किया जा सके और उनकी लाइफ को सेव किया जा सके। तो ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, फ्रेंच टीयर से इसका मतलब आया है टू सॉर्ट और टू सीव। तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग लेवल होता है, अगर अलग अलग नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इसमें पेशेंट को राइट केयर मिल पाए इसलिए इसको डिवाइड किया जाता है। तो डूइंग द मोस्ट फॉर द मोस्ट, जिसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो सही तरह से किया जा सके। जनरली ये मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स में यूज़ किया जाता था, लेकिन सिविलियन डिज़ास्टर में भी अब इसको यूज़ किया जाता है। अगर सही तरह से ट्राइज किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ को बचाया जा सकता है। तो ट्राइज पेशेंट को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ कंडीशन, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसको हम स्मार्ट ट्राइज भी कहते हैं। दैट इज़ द सिंपल ट्राइज एंड रिपेयर ट्रीटमेंट। ट्राइज को अगर देखा जाए तो ग्रीन कलर से सिंबलाइज किया जाता है। जब माइनर इंजरी होती है वो पर्सन वॉक कर सकता है। येलो कहा जाता है डिलेड, जिसको वेट किया जा सकता है। रेड यानी कि इमीडिएट, तुरंत उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, अदरवाइज उसके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ब्लैक का मतलब है वो पर्सन डेड हो चुका है, अब उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द कलर, और इसी को हम ट्राइज कैटेगरी कहते हैं। ठीक, तो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स को इसी में क्लासिफाई किया गया है और हम उसी तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन पर्सन सर्वाइव कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, किसको कितना ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा नीड है। अगर हम ट्राइज के अकॉर्डिंग पर्सनस को डिवाइड करके काम नहीं करेंगे तो किसी भी डिज़ास्टर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम इसको फर्दर क्लासिफिकेशन में देखें तो इस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि रेड है एक्सट्रीमली अर्जेंट, यानी कि तुरंत उनको मेडिकल इमरजेंसी देनी चाहिए। लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज उन्हें हो चुकी है। कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, उन्हें हार्ट अटैक आ चुका हो सकता है। अगर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तुरंत उनका ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए। उसी तरह से येलो है, फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए है, कांस्टेंट फॉलोअप चाहिए, सीवियर है लेकिन इमीडिएट नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फिर भी है। क्या स्टेट हो सकती है, स्टेबल कंडीशन है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उसका सर्वाइवल रेट अच्छा होता है लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हमें उसे अर्जेंट ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। पहले हम रेड वाले पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद येलो वाले पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ग्रीन के अंदर अर्जेंट ट्रीटमेंट नहीं है, वो वेट कर सकता है। लोकल इंजरी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती है, वॉकिंग वो कर सकता है, सर्वाइवल रेट उसका हाई होता है, तो अर्जेंट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जब आप रेड के पेशेंट को डील कर लें, येलो के पेशेंट को डील कर लें, उसके बाद आप ग्रीन के पेशेंट को डील कर सकते हैं। उसी तरह से लास्ट कैटेगरी है ब्लैक, यानी कि डिसीज्ड, उसकी डेथ हो चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, ना रेस्पायरेशन है, ना पल्स है, ना हार्ट रेट है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसे मॉर्गेज में ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई करा है। दीज आर द ट्राइज कैटेगरीज। तो अगर
एक फिफ्थ कैटेगरी भी होती है जिसको हम कहते हैं नॉन वुंडेड, और समटाइम्स हम इसको ब्लू कैटेगरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो पेशेंट दिखेगा वो नॉन इंजर्ड दिखेगा। तो जो रेड या येलो कैटेगरी के अलावा जो होता है उसमें भी एक ये कैटेगरी है ब्लू कैटेगरी। इसके अलावा फर्दर डिवीज़न भी होता है, जैसे रेड का फर्दर डिवीज़न है, येलो का फर्दर डिवीज़न है। उसमें भी होता है कि रेड में कौन सा पेशेंट ज़्यादा अर्जेंट है और कौन सा पेशेंट कम अर्जेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन को आपने ग्रीन कैटेगरी में रखा है लेकिन उसको इंटरनल इंजरी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर आप उसको दोबारा से चेक करो तो आपको पता चलता है कि नहीं वो तो येलो कैटेगरी में आना चाहिए या येलो कैटेगरी वाला रेड कैटेगरी में आना चाहिए। तो हमें दोबारा से एसेस करना पेशेंट को ज़रूरी होता है, हम उसे टाइम टू टाइम एसेस करते रहें। तो येलो कैटेगरी है, ग्रीन कैटेगरी है, रेड कैटेगरी है और आपकी ब्लू कैटेगरी है। ब्लैक कैटेगरी में कभी कभी ऐसा होता है जैसे किसी पर्सन को हमने रेड कैटेगरी कहा है और हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, या फिर किसी की डेथ हो जाए लेकिन हमने उसको सीपीआर नहीं दिया है, हमने उसको फिर से रिवर्ट करने की कोशिश नहीं करी है, तो हमें ये नहीं पता चला है कि उसकी डेथ हो गई है या नहीं हो गई है। डिज़ास्टर में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कैजुअलिटी में चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और सीपीआर देने का इतने सारे लोगों को टाइम नहीं होता, तो हम उसे ब्लैक कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन हमें दोबारा उनको एनालाइज करना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए, और हो सकता है कि वो ब्लैक कैटेगरी से रेड कैटेगरी में चले जाएं। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। देन इसके बाद हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ट्राइज में डिवाइड करने के बाद भी हमें सारे पेशेंट्स को टाइम टू टाइम डील करते रहना चाहिए। Now emergency childbirth. Emergency childbirth क्या होता है? We all know childbirth is a very difficult condition for a woman as well as the children to be born. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब चाइल्ड होना होता है तो जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो ऐसी कंडीशन में या हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाती है या ट्रेन मेडिकल स्टाफ के पास नहीं पहुंच पाती है, और नॉर्मल कंडीशन में ही जहाँ पे नॉर्मल लोग होते हैं उन्हीं लोगों को उनकी प्रेगनेंसी को डील करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए फर्स्ट एडर आप क्या करेंगे? जब आप किसी लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को जिसको कि कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे हैं, जो कि लेबर पेन में जा चुकी है, और अगर वहाँ पे कोई मेडिकल हेल्प नहीं है, आप उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए? तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को हमेशा हेल्थ केयर सेंटर पर जाना चाहिए और उन्हें मॉनिटर करते रहना चाहिए। जब उनका लास्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो मेडिकल हेल्प के आसपास ही रहें, क्योंकि किसी भी स्टेज में उनको लेबर पेन शुरू हो सकता है। तो टाइम टू टाइम हमें सेंटर पे जाना चाहिए ताकि ऐसी सर्कमस्टेंसेस कभी भी जनरेट ना हो। देन अगर आपको फिर भी ऐसी कंडीशन होती है कि कोई फीमेल ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे लेबर पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको फर्स्ट एड देना चाहिए, मदर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको इमोशनल सपोर्ट दें। अगर वुमेन का वाटर ब्रोक नहीं हुआ है, अगर वाटर नहीं रिलीज़ हो रहा है, तब भी आपको उसे कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए और आपको उससे कंसेंट लेना चाहिए कि आप उसे फिज़िकली टच करके उसको हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कंसेंट के बाद आप उसे फिज़िकली ख्याल रख सकते हैं। देन उसके बाद जो आसपास के लोग हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि वो हेल्प करें, आसपास के एरिया को साफ़ करें, उस वुमेन के लिए उस कंडीशन को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें। ग्लव्स को पहनना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, किसी भी तरह से इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए। वुमेन जो है वो थोड़ा शाय फील कर सकती है, हो सकता है एम्बैरेस फील कर सकती है, तो आपको उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। एक क्लीन शीट पर आपको उसको लिटा देना चाहिए, टॉवल वगैरह उसके एब्डोमेन के पास यूज़ करनी चाहिए। तो इस तरह से आप उसे कंफर्टेबल फील करा सकते हैं और आगे की कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या इंक्वायर करेंगे? तो सबसे पहले आपको लेबर के साइंस देखने होंगे कि जो बच्चा है वो पैदा होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए हैं, लेबर पेन शुरू हो गया है। तो आप ये देखेंगे कि उसको पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, बार बार उसको दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज वेजाइना से बाहर आ रहा है, हो सकता है ब्लड और म्यूकस बाहर आ रहा हो, तो ब्लडी मिक्स डिस्चार्ज, स्टिकी डिस्चार्ज हो सकता है बाहर आ रहा हो, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पुश करने की अर्ज हो सकती है, या फिर बैक पेन हो सकता है।
आपको उस टाइम पर क्या करना होता है, तो सारी प्रेग्नेंट वुमेन को इनकरेज करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। इमीडिएट हेल्थ केयर कंडीशन में आपको उसको पहुंचाना चाहिए, किसी फैसिलिटी में आपको पहुंचाना चाहिए। अगर वुमेन को फील होता है किसी टाइम पर कि वो फीटल मूवमेंट का उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर उसको कंसर्न है अगर वो अपनी बेबी के हेल्थ के लिए, तो उसे हेल्थ केयर फैसिलिटी विजिट करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी और सिम्टम आने लगता है जो कि आपको प्रेगनेंसी जैसा लगे, तो आपको किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना चाहिए, जैसे कि फ़ीवर है, वीकनेस है, आप बेड से उठ नहीं पा रहे हो, पेट के आसपास दर्द हो रहा है, वेजाइना से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, फिट्स हो सकते हैं, सांस नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस ले रहे हो, या चेस्ट पेन हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, या ब्लड विज़न हो सकता है। नोज़िया, वॉमिटिंग, कमज़ोरी सी महसूस होगी, पैरों में सूजन आ सकती है। लेबर अगर आपको 34 हफ्तों से, जेस्टेशन के 34 हफ्तों से पहले हो रहा है, तो ये भी एक साइन इंडिकेट हो सकता है। अगर 12 घंटे से ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना चाहिए और अपना डिलीवरी करानी चाहिए। अगर वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी दूर है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहिए, और कोई ना कोई फीमेल वर्कर ढूंढनी चाहिए जो उस लेडी को अटेंड कर सके। अगर वाटर ब्रोक हो जाता है, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना है। अगर नहीं मिल पाती है, कोई बर्थ अटेंडेंट नहीं मिल पाती है, कोई ट्रेन हेल्थ वर्कर नहीं मिल पाती है, तो आपको इमरजेंसी असिस्ट करनी पड़ेगी। देन आप क्या करेंगे, मदर को एनकरेज करेंगे और उनके रिलेटिव्स को एनकरेज करेंगे, ताकि वो उसको इन्वॉल्व कर सकें और उसकी हेल्प कर सकें। मदर को सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, फिजिकल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे, जो भी उनके रिलीजियस बिलीफ हैं उनको आप एश्योर रखने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हैंड्स को वॉश करेंगे, सैनिटाइज करेंगे पूरी तरह से, ग्लव्स पहनेंगे अगर आपके पास ग्लव्स अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रीएश्योरिंग टच दे सकते हैं ताकि मदर की एंजाइटी दूर हो पाए। देन उसके बाद मदर को एनकरेज कर सकते हैं थोड़ा सा मूव अराउंड होने के लिए या कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के लिए। अगर वो यूरिनेट करना चाहती है, तो आप यूरिनेट करने के लिए हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा, लेबर का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होगा। अगर वो पानी पीना चाहती हैं, तो आप पानी पीने के लिए अलाउ करेंगे। इससे जो उनके लिप्स हैं वो ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे, वो सांस ले सकती हैं, आराम से रिलैक्स वे में उसको ब्रीथ करने के लिए कहेंगे, लंबी-लंबी सांसें लेने के लिए कहेंगे। कोई मेडिकल हेल्प अगर अवेलेबल हो सकती है, तो वो हम कोशिश करेंगे। देन उसके बाद अगर बच्चा बाहर आने लगे, तो आपको ये देखना होगा कि पहले फीट बाहर आ रहे हैं या हेड बाहर आ रहा है, इस तरह से हमें उसको मॉनिटर करना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शंस 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, जब वाटर ब्रेक हो गया है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन है। कॉन्ट्रैक्शन अगर 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और अगर वुमेन को ब्लीडिंग हो रही है, बुखार हो रहा है, तो उसके बाद पुशिंग स्टेज में आ जाता है। पुशिंग स्टेज में वुमेन को कंफर्टेबल पोजीशन में आप बिठाएंगे। अपराइट पोजीशन सबसे अच्छी होती है और जो लाइंग पोजीशन होती है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट चैलेंजिंग होती है। पिलो रख सकते हैं, राइट हिप के नीचे आप पिलो रख सकते हैं। हाइजीन को आपको मेंटेन करना है। देन डिस्पोजेबल ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हैं। जब मदर को पुश करने की अर्ज फील होगी और वो उसको पुश करेगी, तो आप बार बार जो अरेंजमेंट है, जो सिटिंग पोजीशन है, उसको चेंज कर सकते हैं। ब्लैडर को इवैक्यूएट करने की कह सकते हैं। जब बेबी का हेड बाहर आ जाए, तब आप उसको पुश करने के लिए नहीं करेंगे। जैसे ही बच्चा बाहर आने लगे, आप बच्चे के हेड को सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे जो बच्चे की पूरी बॉडी है वो बाहर आने लगेगी, शोल्डर बाहर आने लगेंगे, लेकिन बच्चे को आपको बाहर नहीं खींचना है और बहुत ज़्यादा वुमेन की बेली को पुश नहीं करना है डिलीवरी के बाद। देन उसके बाद जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, तो फिर आपको जल्दी से बच्चा जो है वो वुमेन के मदर के टच में रखना चाहिए। आप मदर की बेयर चेस्ट पे रख सकते हैं या एब्डोमेन पे रख सकते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देन आपको कट करना होता है एम्बिलिकल कॉर्ड, तो उसके लिए जो भी आपके पास इक्विपमेंट है जैसे सीजर वगैरह, उसको स्टेरिलाइज करना होता है। तो आप इसको कम से कम 10 मिनट तक बॉईल कर लें, या फिर आपको किसी फ्लेम पर उसको रन करना चाहिए कुछ टाइम के बाद, और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसको यूज़ करना चाहिए।
अम्बिलिकल कॉर्ड कट करनी है, कैसे आप कट करेंगे? उसमें आपको 2 नॉट लगानी होंगी। एक नॉट जो है वो बच्चे के एब्डोमेन से 2 सेंटीमीटर अवे लगाएंगे और जो दूसरी नॉट है वो फर्स्ट नॉट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाएंगे। दोनों नॉट्स के बीच में आप रेजर से, ब्लेड से या सीजर से एक कट लगाएंगे और वहाँ से उसको सेपरेट आउट करेंगे। देखेंगे कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है और ब्लीडिंग के बाद आप देख सकते हैं तो एक और नॉट उसमें लगा सकते हैं। कॉर्ड को आपको ड्राई या क्लीन रखना है। तो इस तरह से ये आपकी कॉर्ड है, यहाँ पर आप इसको बाउंड कर देते हैं और देन इसके बाद इसमें कट लगाते हैं। वाइप कर सकते हैं बेबी की स्किन को, उसको ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, वार्म रखना है और मदर के क्लोज रखना है। बेबी को आप ड्रेस्ड कर सकते हैं या रैप कर सकते हैं। प्लेसेंटा जो है, जो प्लेसेंटा फीमेल की बॉडी से बाहर आ रहा है बच्चे के होने के बाद, तो उसको नेचुरली पुल नहीं करना है, वो नेचुरली अपने आप बाहर आ जाता है। अगर आप उसे खींचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे, तो आप उसको पुल नहीं करेंगे। देन जो प्लेसेंटा वहाँ से निकल के आ जाता है आप उसे प्रिजर्व करेंगे, अपने हाथों को वॉश करेंगे जब तक कि उसको सही तरह से डिस्पोज ना किया जा सके। तो इस तरह से प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा और हम उसको सेपरेट आउट कर देंगे, बच्चे को माँ के पास अटैच रहने देंगे। देन इसके बाद मदर को एनकरेज करेंगे कि वो ब्रेस्ट फीड करे। जो बच्चा नया हुआ है उसको दूध पिलाने की कोशिश करे। ब्रेस्ट मिल्क पहले स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो बच्चा जब सक करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होने लगेगा और धीरे धीरे बच्चा ब्रेस्ट फीड करने लगेगा, मदर मिल्क उसको अवेलेबल होने लगेगा। मदर को एनकरेज करें, जैसे ही वो कंफर्टेबल फील करने लगे डिलीवरी के बाद तो आप उसे मूव होने के लिए कह सकते हैं। मदर को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, 24 घंटे तक कम से कम उसको मॉनिटर करते रहना है, वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना है। हेल्थ केयर फैसिलिटी में मदर को जल्द से जल्द पहुंचाना जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर वो ब्रीद नहीं कर रहा है बच्चा नॉर्मली या फिर हार्ट बीट नहीं चल रही है, तो अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेबी को CPR दे सकते हैं। बेबी को पहले आप रिलैक्स कर सकते हैं, देन उसे क्लीन कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं और फिर भी अगर वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है तो हम उसको CPR दे सकते हैं। मदर को अगर ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा तो हमें इमरजेंसी कॉल करना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी को या किसी हॉस्पिटल सर्विस को बुलाना चाहिए। हमें मसाज करनी चाहिए मदर की नेवल के आसपास, उससे ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। मदर को यूरिनेट करने के लिए कहना चाहिए, इससे भी ब्लीडिंग कम हो जाएगी। इमरजेंसी बर्थ के बाद आपको क्या करना चाहिए, मदर और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, उसे किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। तो आफ्टर जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो हमें हेड को इस तरह से पकड़ना चाहिए कि जितना फ्लूइड उसके थ्रोट में या नोज़ में चला गया वो पूरा ड्रेन आउट होके बाहर निकल जाए। बेबी को उसकी मदर के चेस्ट के पास रखना चाहिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। ड्राई ब्लैंकेट से उसको आप रैप कर सकते हो। बच्चे को अपसाइड डाउन होल्ड नहीं करना चाहिए, स्पैंक नहीं करना चाहिए, बस स्लाइटली हम उसके बैक को रब कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर तरह से ब्रीद नहीं कर रहा है। अगर फिर भी बच्चा ब्रीद ना करे तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर हम उसको CPR दे सकते हैं। देन बेसिक सेक्स एजुकेशन के बारे में आज हम ओवरव्यू, ग्राउंड रूल्स और प्री टेस्ट को स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ सेक्स एजुकेशन? इट इज़ प्राइम इम्पॉर्टेंस। आजकल की दुनिया में बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें। जितना एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल अलग है, अलग तरह की सोच है, सेक्शुअल अब्यूज़ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इमेच्योर या प्री मैच्योर सेक्शुअल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें सेक्शुअल एजुकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो क्यों ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन? बेटर बॉडी इमेजिंग के लिए ज़रूरी है, हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए ज़रूरी है, एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों के कंसेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इमोशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में भी ये काम आती है, सेल्फ कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, वायलेंस प्रिवेंशन, किसी भी तरह का सेक्शुअल अब्यूज़ या सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, फीवर अनअटेंडेड प्रेगनेंसीज़ होनी चाहिए, कम से कम टीन प्रेगनेंसीज़ हों, जेंडर इक्वालिटी के लिए ज़रूरत है, मिस इन्फॉर्मेशंस को सही करने के लिए, जो ओल्ड बिलीव्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए, STI को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कम करने के लिए सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है। तो 5 रीज़न है कि ये क्यों ज़रूरी है। कल्चरल लाइज हो सकते हैं,
तो ट्रुथ क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रुथ जब हम जान लेते हैं तो हम उस चीज़ से फ्री हो जाते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमें आना चाहिए, अननेसेसरी शेम से बचना चाहिए, अनअटेंडेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी लाइफ हेल्दी तरह से जीनी चाहिए और अच्छी तरह से जीनी चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन क्या है, जिसमें हम नॉलेज देते हैं, गाइडेंस देते हैं ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में। इसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट्स हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट के। ये यंग पीपल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इस बारे में जानकारी हो, ताकि वो सही तरह से डिसीजन ले पाएँ, दूसरों की रिस्पेक्ट कर पाएँ और हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाएँ। तो ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशन दी गई है ह्यूमन सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, जो भी एनाटॉमी है, रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इमोशनल रिलेशंस हैं, रिप्रोडक्टिव साइंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एब्सिस्टेंस है, कॉन्ट्रासेप्शन है, या और ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में जो भी जानकारी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए उसको इस करिकुलम में इंक्लूड किया गया है। तो पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, सोशल प्रोग्राम्स हैं या पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स हैं, ये कॉमन सोर्सेज हैं जहाँ से हमें सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में नॉलेज मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जब हम अपने सेशन कंप्लीट करेंगे तो हमें सेक्स एजुकेशन का मतलब पता होना चाहिए, इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, ग्राउंड रूल्स क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी या कंसेंट क्या होता है। उसके बाद एक प्री टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है। ओवरव्यू क्या है, तो सेक्स एजुकेशन आपको साइंटिफिक, एक्यूरेट, एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देता है ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में। यह आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, मेल बॉडी के बारे में एज वेल एज फीमेल बॉडी के बारे में। प्यूबर्टी और प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस क्या हैं, क्या बॉडी चेंजेस होते हैं जब हम टीनेज से गुजरते हैं, एडोलसेंस से गुजरते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए, कैसे हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन कर सकते हैं, पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कंसेंट क्या होता है, रेस्पेक्ट क्या होता है, बाउंड्रीज, म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट क्या होते हैं, सेफ प्रैक्टिसेस क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम राइट चॉइसेस ले सकते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे सेक्स एजुकेशन के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर हमें ये नहीं पता होगी तो हम कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे, सेल्फ अवेयरनेस हमें नहीं होगी, सही जानकारी नहीं होगी, हम मिथ्स में पड़े रहेंगे, हम गलत सोच में पड़े रहेंगे, हमें कोई भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं रहेगी, मिसकंसेप्शन रहेगा, रिस्की बिहेवियर हो सकता है, हम गलत डिसीजंस ले सकते हैं, हम दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे और हम हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बना पाएंगे। तो सेफ प्रैक्टिस के लिए, सेफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेंट जानने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में स्टडी करें। तो क्या क्या है रीजंस, तो प्रॉपर सेक्स टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए सेक्स के बारे में, लव के बारे में, सेक्स रिलेटेड मिथ्स की जानकारी होनी चाहिए, मिसकंसेप्शन क्या है, इससे जुड़ी गलतफहमियाँ क्या हैं वो हमें पता होनी चाहिए, हमें और ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से, हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल सेक्स में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, राइट और रॉन्ग हमें पता होना चाहिए, सेक्स वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक पर्सन की इंडिविजुअल वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंडिविजुअल एबिलिटी क्या है कि वो प्रेशर में कैसे डील करता है, स्ट्रेटजी क्या है जब सेक्स इन एडोलसेंस से आप डील कर रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह फाइंड आउट करना जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एजुकेशन मिल सके, आपको अपने सवालों के जवाब मिल सके। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, यही रीज़न है कि इसकी वजह से हमें ये स्टडी करना चाहिए। ग्राउंड रूल्स क्या है, तो जब भी आप ये सेशन करते हैं उसको कंफर्टेबल और रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए हमें लिसन करना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए और अलग अलग एस्पेक्ट से हमें उसको सुनना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, यानी कि जब हमें किसी के बारे में कुछ पता है तो हमें उसे और जगह नहीं फैलाना चाहिए, अपने तक बात को सीमित रखनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर किसी को अपने बारे में बताने या फिर साइलेंट रहने का अधिकार होता है, आप किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह की टीजिंग या शेमिंग नहीं होनी चाहिए, आपको सपोर्टिव होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, करेक्ट टर्म्स का यूज़ करना चाहिए, स्लैंग नहीं यूज़ करने चाहिए, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन वैलिड होता है और उसको वेलकम करना चाहिए।
तो और ग्राउंड रूल्स की बात करें तो देयर इज़ नो प्रीचिंग और शेमिंग ऑफ अदर्स पीपल वैल्यू, किसी और की जो वैल्यूज़ है या सेक्सुअलिटी है उसके बारे में कोई शेम नहीं होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना चाहिए। डम क्वेश्चन जैसा कुछ भी नहीं होता है, जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं वो वैल्यूएबल है और उसका एप्रोप्रिएट आंसर दिया जाना चाहिए। एक्नॉलेज करना चाहिए, टीचर आपको क्या बता सकता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो करेक्ट मीनिंग आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में सिंपल वे में पूछ सकते हैं, देन उसके बाद हम उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। स्टूडेंट को कंफर्टेबल होना चाहिए, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस किसी से पुटअप नहीं करने चाहिए। वो जैसे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए उसे उसकी फ्रीडम देनी चाहिए और टीचर और स्टूडेंट के पास ये राइट होना चाहिए कि अगर वो किसी क्वेश्चन को पास करना चाहते हैं तो वो उसको पास कर सकते हैं। मिमिकिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप इस सेशंस के साथ डील कर रहे हैं तो आपको हंसना नहीं चाहिए, आपको शेमफुल नहीं फील करना चाहिए, सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। जो भी आप किसी के बारे में जानते हैं तो आपको इधर उधर नहीं बताना चाहिए जब तक कि वो किसी पर्पस के लिए नेसेसरी ना हो, सेंसिटिव मटेरियल हो, लीगल ऑब्लिगेशन में अगर आपको उसको रिवील करना हो। आई को नहीं यूज़ करना चाहिए। आई को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अपने टीचर से भी कंसल्ट करना चाहिए अगर वो कुछ जानना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं या सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उसे डिस्कस कर सकते हैं। पेरेंट्स से आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी क्लासरूम में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होते हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो स्कूल में स्टूडेंट इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को ना डिस्कस करें और जैसे गे टर्म को आपको नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं यूज़ करना चाहिए। दीज आर द ग्राउंड रूल्स ऑफ सेक्स एजुकेशन। नाउ प्री टेस्ट क्या होता है? जब हमने अभी तक आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया है, तो इंट्रोडक्शन से पहले कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो हमें आपसे पूछने हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये जानकारी लेते हैं कि आप इस बारे में कितना जानते हैं और किस तरह से हमें उसको आपको बताना है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी कोई ग्रेडिंग नहीं होती है और ये एनोनिमस होता है। किसने क्या जवाब दिया है उसको सीक्रेट मेंटेन रखा जाता है और इसमें ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन या फिर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें हम ज़्यादा रॉन्ग या राइट को भी नहीं इंक्लूड करते हैं। तो सैम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रू और फॉल्स क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स गो थ्रू पुबर्टी एट द सेम एज, क्या लड़के और लड़कियां सेम टाइम पे पुबर्टी में जाते हैं? आपको आंसर देना है ट्रू या फॉल्स। विच ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म, कौन सा ऑर्गन है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है? ओवरीज, टेस्टिस, यूट्रस या पीनिस। थर्ड क्वेश्चन, कंसेंट का मतलब क्या होता है? साइलेंस, अग्रीमेंट गिवन फ्रीली विदाउट प्रेशर, pressure to say yes, none of the above. लास्ट क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स है, यूजिंग प्रोटेक्शन कैन हेल्प प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो क्या ये सच है या झूठ है? आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो बॉयज एंड गर्ल्स सेम टाइम पर पुबर्टी में नहीं जाते हैं, इट इज़ फॉल्स। कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। कंसेंट का क्या मतलब है? अग्रीमेंट गिवन फ्रीली विदाउट प्रेशर। ट्रू एंड फॉल्स, using protection, yes, using protection help in STD, sexually transmitted disease। तो इसके बाद जो कलेक्शन होता है इसको रिव्यू किया जाता है, आपकी जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लैरिफाई किया जाएगा, जो आपको नहीं पता है वो आपको बताया जाएगा। रिलेटेड टू टर्म जैसे कि पुबर्टी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, कंसेंट, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी और आप फ्रीली इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसके आंसर आप मांग सकते हैं। So conclusion, sex education is about the knowledge, respect, सेफ्टी। ग्राउंड रूल्स क्या है? रेस्पेक्टफुल होना, सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट होना। प्री टेस्ट के अंदर हम उससे नॉलेज जो भी है वो एक्वायर करनी है, उसको एड्रेस करना है, हमें अवेयरनेस को क्रिएट करना है, हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है और डिसीजन मेकिंग फेयर होनी चाहिए। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ सेक्स एजुकेशन ओवरव्यू एंड ग्राउंड रूल्स। These are the references. Thank you.